1951 का साल, देश आज़ाद हुए मुश्किल से 4 साल हुए थे और पार्लियामेंट में एक ऐसी आफत आ गई थी कि सरकार को अपने ही बनाए हुए एक फंडामेंटल राइट को बाईपास करने के लिए नए कानून लिखने पड़े। हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी का जो पूरा मुद्दा था वो सच में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन गया था उस वक्त। एग्जैक्टली जमीन का मसला इतना बड़ा हो गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक मैजिक बॉक्स जैसी जगह बनानी पड़ी, जिसे हम आज 9th शेड्यूल कहते हैं, ताकि अगर किसी कानून को उसमें डाल दिया जाए तो उसको कोर्ट में चैलेंज ही ना किया जा सके। लॉजिकल चैनल के इस नए और मजेदार सेशन में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। बड़ी ईगरली इस टॉपिक का वेट हो रहा था। हाँ, और आज का मिशन बहुत ही क्लियर और एक्साइटिंग है। हम एक फेमस और जबरदस्त निमोनिक को डीकोड करेंगे। निमोनिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये काफी पॉपुलर ट्रिक है वैसे। राइट। तो सोर्स मटेरियल के रूप में हमारे पास एक ऐसी बढ़िया स्लाइड डेक है जो इन 12 शेड्यूल्स को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझाती है। इस पूरे डिस्कशन के बाद ना रोट मेमोराइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस निमोनिक के पहले हिस्से से। स्लाइड डेक इन 12 शेड्यूल्स को 2 मेन हिस्सों में बांटती है। पहला हिस्सा है द फाउंडेशंस, यानी देश की बुनियाद, जो शेड्यूल 1 से 4 तक चलता है और इसके लेटर्स हैं TEAR। हाँ, तो ये पहले 4 शेड्यूल्स दरअसल एक नए देश का आर्किटेक्चरल मैप है। इन्हें 1950 में एक साथ अपनाया गया था और इनका सीक्वेंस बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी नई सिस्टम को प्रैक्टिकली ग्राउंड पर उतारना हो। तो इसमें सबसे पहले T आता है फर्स्ट शेड्यूल के लिए, टेरिटरीज एंड स्टेट्स। सही कहा। इसमें देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज की लिस्ट और उनके आपस की जुरिस्डिक्शन आती है। अब आप ही सोचिए, बिना टेरिटरी डिफाइन किए उस पर रूल या एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। सबसे पहले जमीन की बाउंड्री तय करनी पड़ेगी। ये तो सबसे पहला और लॉजिकल स्टेप था। उसके बाद आता है E, यानी सेकेंड शेड्यूल, एमोल्यूमेंट्स। एग्जैक्टली, जिसमें देश के टॉप ऑफिशियल्स की सैलरीज और अलाउंसेस का जिक्र है। और फिर ठीक उसके बाद आता है A, यानी थर्ड शेड्यूल, एफर्मेशंस एंड ओथ्स, जिसे हम शपथ कहते हैं। वैसे एक बात ध्यान देने वाली है, इन दोनों का सीक्वेंस बड़ा दिलचस्प है। पहले सैलरी तय हो रही है और उसके बाद वफादारी की शपथ ली जा रही है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल भी एक्सीडेंटल नहीं है। पर उस पर आने से पहले आर को भी कवर कर लेते हैं। 4th शेड्यूल, जो राज्यसभा सीट्स के एलोकेशन को कवर करता है। हाँ, आर फॉर राज्यसभा सीट्स। सिर्फ बाउंड्री बना देना और सीट दे देना काफी तो नहीं था। देश की आबादी बहुत डाइवर्स थी ना उस वक्त। बहुत ज्यादा डाइवर्स थी और वही अगला बड़ा चैलेंज था। जब फाउंडेशन तय हो गई तो अगला स्टेप था उस टेरिटरी के अंदर रहने वाले स्पेशल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करना और अलग अलग लेवल की सरकारों के बीच पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। और वहीं पर आते हैं इस निमोनिक के अगले 3 लेटर्स, SOF। हाँ, तो स्लाइड डेक हमें बताती है कि S और O दोनों ही शेड्यूल स्पेसिफिकली ट्राइबल पॉपुलेशंस के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं, जो इंडिया की इस इमेंस डाइवर्सिटी को हैंडल करने के लिए केयरफुली बनाए गए थे। S है 5th शेड्यूल के लिए, शेड्यूल एरियाज। राइट। ये पूरे देश में फैले हुए ट्राइबल एरियाज को प्रोटेक्ट करने और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। वहीं दूसरी तरफ O है 6th शेड्यूल, जो एक्सप्लिसिटली अदर ट्राइबल एरियाज पर फोकस करता है। और स्लाइड डेक यहाँ एक ट्रिक देती है, AMTM, जिसमें स्पेसिफिकली 4 स्टेट्स आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो चलिए, S और O के बाद आता है F, यानी 7th शेड्यूल, फेडरल लिस्ट्स। बिल्कुल, और स्लाइड के मुताबिक ये यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट्स के जरिए डिवीजन ऑफ पावर को डिफाइन करता है। इसे ना एक घर के कामों के बंटवारे के एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, कुछ बड़े काम होते हैं जैसे प्रॉपर्टी टैक्स भरना या बिजली का बिल देना, ये सिर्फ पेरेंट्स करेंगे। हाँ, ये एनालॉजी ठीक है समझने के लिए। फिर कुछ काम सिर्फ बच्चे अपने हिस्से के करेंगे, जैसे अपनी कबर्ड अरेंज करना या अपना रूम साफ करना, वो हो गई स्टेट लिस्ट। और कुछ काम ऐसे हैं जो सब मिलकर तय करेंगे, जैसे वीकेंड पर किसका ध्यान कौन रखेगा या क्या खाना बनेगा, वो हो गई कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ आकर ना टीयर्स ऑफ पूरा होता है। 1st से लेकर 7th शेड्यूल तक का ये सफर एक तरह का स्टैटिक आर्किटेक्चरल मैप था। बाउंड्रीज बन गई, सीट्स अलॉट हो गई, ट्राइबल ऑटोनॉमी मिल गई और पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। लेकिन अब निमोनिक के अधे से OLD की शुरुआत होती है। यहाँ से ये कहानी ना स्टैटिक फाउंडेशन से आगे बढ़कर देश के सामने आने वाली एक्चुअल ग्राउंड प्रॉब्लम्स और अर्ली रिफॉर्म्स की तरफ मुड़ती है। तो O स्टैंड करता है 8th शेड्यूल के लिए, यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिसमें 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कल्चरल रिप्रेजेंटेशन के लिए। और उसके तुरंत बाद आता है L, 9th शेड्यूल के लिए, लैंड रिफॉर्म्स। स्लाइड डेक में ना स्पेसिफिकली इस L के आगे कंट्रोवर्शियल लैंड रिफॉर्म्स लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि ये काफी हीटेड इशू था। वही तो, जो डिस्कशन हमने सबसे शुरू में किया था 1951 के बारे में, वो सीधा इसी 9th शेड्यूल से जुड़ता है। तो स्लाइड में D का मतलब है 10th शेड्यूल, डिफेक्शन, जिसे आम भाषा में एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। P है 11th शेड्यूल, पंचायत के लिए, और M है 12th शेड्यूल, म्युनिसिपैलिटीज के लिए। हाँ। ये दोनों नियति में लगभग एक साथ आए। इन पूरे 12 शेड्यूल्स के सफर पर ध्यान दें तो सच में ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम किसी एग्जाम को बस पास करने की छोटी मोटी ट्रिक नहीं है। ये पूरा एक कंप्लीट क्रोनोलॉजिकल और लॉजिकल एवोल्यूशन।
हमें पूरी उम्मीद है कि इस डीप डाइव सेशन के बाद ये 12 शेड्यूल्स अब कोई रटने वाली लिस्ट नहीं, बल्कि एक यादगार और लॉजिकल कहानी की तरह सबके दिमाग में बैठ गए होंगे। मुझे भी यही उम्मीद है। लॉजिकल चैनल का विजन हमेशा से यही रहा है, कॉम्प्लेक्स लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स को इतना क्लियर और रिलेटेबल बना देना कि पढ़ाई बोझिल ना लगे, बल्कि एक एजुकेटिव और फन प्रोसेस बन जाए। और वही हमारी कोशिश रहती है। ऐसी ही ब्रिलियंट ट्रिक्स और डीप इनसाइट्स लगातार यहाँ मिलती रहेंगी। तो अगर इस डिस्कशन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। अपने बैचमेट्स और दोस्तों के साथ इसको दबाकर शेयर करें ताकि उनकी भी ये मेमोराइजेशन वाली स्ट्रगल हमेशा के लिए खत्म हो सके। और हाँ, ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी। एग्जैक्टली। लॉजिकल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी कोई भी इन डेप्थ एनालिसिस फ्यूचर में मिस ना हो। कीप लर्निंग, स्टे लॉजिकल। अगले सेशन में एक नए डीप डाइव के साथ आपसे मिलेंगे।